हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नर्सरी अन अकेडमी। आपका अपना चैनल जो कि आपकी मदद के लिए शुरू से ही काम कर रहा है। एंड वी विल डिस्कस टुडे द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस, विज्ञान, जो 21 फरवरी को होने वाला है, यानी कि कल। तो इस 24 घंटे के अंदर क्या तैयारी किया जाए। बहुत सारी तैयारी आप लोगों की खुद की होगी और कुछ तैयारियों के बारे में हम लोग आज बात करते हैं, क्योंकि साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब देना है। मतलब ओएमआर में आपको 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को गोला करना है। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर, जस्ट सेकेंड, ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले खंड में आपको ऑब्जेक्टिव ही देना है। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। लगभग आधा घंटा आपको मेरे साथ रहना है इस वीडियो में। ये सवाल आपको नाउम्मीद नहीं करेगा, अब बहुत बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। और जहाँ तक हो सके अपने सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए और सबको कहना है सब्सक्राइब कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दैट मीन्स टिक लगा हुआ भी है, जो कि सही है। एक का बी नंबर। नंबर 2 की बात अगर हम लोग करें, डियर फ्रेंड्स, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताइए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो सकता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग 2 नंबर की बात करें तो 2 का ए नंबर सही है, यानी कि आपका निकट दृष्टि दोष। नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। आपको कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिखाया जाएगा, जिसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित ही नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित हो जाता है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा ही दिया गया है, इसीलिए आपको इसको हल्के में लेना नहीं है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। नंबर 3, जिसका आंसर आपको सी नंबर मिलेगा, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सही जवाब देने के लिए आपको सवाल भी याद रखना बहुत जरूरी है। ये सवाल आपके दिमाग में रहना चाहिए। आप वीडियो को रोक के सवाल को दोबारा देख सकते हैं, दिमाग में ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? ओके डियर स्टूडेंट्स, ये रहा स्क्रीन पर नंबर 4 आपके सामने। नंबर 4 का बी नंबर राइट आंसर है। ये सब चारों सवाल फिजिक्स से लिया गया है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट मिला के ना आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके, 5 नंबर की बात करते हैं। अभी नेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, बताइए चारों में से, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, या परितारिका द्वारा? तो इसका जो सही जवाब है 5 नंबर का सी, 5 का पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है उसके द्वारा, यानी कि 5 का सी। ओके, हम लोग 6 नंबर के पास चलते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में।
6 नंबर का जो सही जवाब है, 6 नंबर का बी नंबर सही जवाब है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर आपको याद रहेगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? ये सब वो सवाल है जो आपके लिए यूँ समझ लिए कि मक्खन लाया गया है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम या जस्ता? नंबर 7 का आंसर है ए, टंगस्टन। विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है यहाँ पर, जो बल्ब आप लोगों के घरों में जलता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? साधारण प्रिज्म बताइए, पढ़ा होगा आप लोगों ने जरूर। प्रैक्टिस के लिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। 8 का सही आंसर सी है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, यानी कि 8 नंबर का सी। अब हम लोग 9 नंबर की तरफ चलते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। ऑप्शन पर लीजिए चारों को। 9 नंबर का उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल। तो इसका सही जवाब है उत्तल। यानी प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल होगा। राइट, 9 नंबर का सी। अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फेराडे ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने? आई थिंक फेराडे। 10 का बी, 10 का बी इज द राइट आंसर। याद रहेगा आपको, जरूर ये आने वाला है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? अगर हम लोग देखते हैं आकाश को धरती से तो आकाश नीला नजर आता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ये फिजिक्स में भी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर जिसके जहन में नहीं था वो फ्रेश हो जाएगा। 11 नंबर की बात करें तो इसका बी नंबर सही है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी 11 का बी। 12 नंबर की बात करें, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, यानी 12 का सी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक एक सामान्य आदमी सही से देख सकता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बताइए। लेंस की क्षमता भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? वो अधिकतम है यहाँ पर, अधिकतम कितनी दूरी तक। तो अधिकतम में तो कहीं तक भी देख सकता है, उसको तो नापा नहीं जाएगा। तो इसका जवाब डी नंबर होगा, 12 का। ओके। अगर सवाल आपका ये भी आप सुन लीजिए, अगर आपका सवाल ये आएगा कि सामान्य नेत्र में वस्तु सामान्य नेत्र वाले आदमी जो है, यानी कि मिनिमम, यानी कम से कम की बात हो रही है, ये तो अधिकतम हो गया। कितनी दूरी को स्पष्ट देख सकता है, कितनी दूरी तक, तो वो 25 सेंटीमीटर दीजिएगा। यहाँ अधिकतम था इसीलिए हम लोग आंसर चेंज किए हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बताइए। ध्यान से सुनना आप लोगों को बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पावर -1, m-1 या m। 13 नंबर का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। यहाँ से आपका केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। अभिक्रिया CuO + H2
Cu+H2O में कितना उपचयन होता है। 14 नंबर की बात अगर की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, बस आपको दिखाते हुए हमको निकलना है। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता की बात अगर करें 15 का, तो वो 1 है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ये भी केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 16 नंबर का आंसर है सी, यानी CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र। ओके दोस्तों, याद रहेगा। बात करते हैं उदासीन विलियम का जो पीएच मान होता है, यानी 17 नंबर, वो 7 के बराबर होता है। उदासीन विलियन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। याद रहेगा आपको, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, 18 नंबर पढ़िए आप। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 7, 9, 8 या 18? आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। आप लोग किताब से मिला भी सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, और इसको छोड़ना नहीं है आपको। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस? 19 नंबर की बात अगर हम लोग करें, 19 नंबर, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि आपको आंसर बिल्कुल सही देना है, गलत आंसर नहीं देना है। 19 का बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, याद रहेगा आपको। कार्बन क्या है? धातु, अधातु या उपधातु? 20 नंबर, 20 नंबर का आंसर बी है, यानी कार्बन अधातु है। ओके, 21 नंबर की बात करें, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? अम्ल, अम्ल और क्षार वाले चैप्टर से है ये उसमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका राइट आंसर है 21 का डी। ठीक है। 22, पेट्रोलियम की परमाणु संख्या क्या है? 19, 20, 23, 35? पेट्रोलियम की जो परमाणु संख्या है वो आपका है ए नंबर, यानी 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? ऑप्शनों को पढ़िए। 23 का बी नंबर सही जवाब है, CH4, यानी कि मेथेन। याद रखिएगा, ये मेथेन का ही रासायनिक सूत्र है। मेथेन एक बायोगैस है। पता चल गया आपको 23 नंबर के बारे में। अब 24 नंबर में चलिए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। 25, 25 का राइट आंसर है सी, अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ओके, अधिक से अधिक लोग इस क्लास में जुड़िए, और आपका आधा घंटा जो कीमती समय लिया जाएगा उसके बदले आपको ढेर सारे कीमती सवाल यहाँ मिलेंगे आपको। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग, नंबर 26। शून्य वर्ग का जो तत्व है वो होगा आपका He, यानी हीलियम। याद रहेगा आपको। हम लोग चलते हैं अभी 27 नंबर की तरफ। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन पर ये 27 नंबर का। 27 का डी, यानी इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में भी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश,
ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? या डी नंबर में टिक लगाइए आप। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शनों को पढ़िए। 28 का सी नंबर है प्रकाश संश्लेषी अंग, यानी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना पेड़ पौधों का, तो उसमें पत्तियों का अभिन्न अंग है, उसमें पत्तियों का अभिन्न अंग है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल? 29 का राइट आंसर ए है, यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये तो बिल्कुल हर हाल में आने का है कल। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शनों को पढ़िए। नंबर 30 जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। इसका राइट आंसर ए होगा। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। ठीक है, 31 को पढ़िए, बहुत जल्दी क्लियर करेंगे हम लोग। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है परासरण द्वारा, चलानी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो सी नंबर है, विसरण द्वारा किया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, नंबर 32 मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 4, 3, केवल एक? पढ़ा है आपने मछली के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिए। 32 का राइट आंसर, 32 का राइट आंसर आपका ए है, यानी कि 3। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 33 की। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? 33 बोलिए। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या NH3, या बी और सी दोनों? बी और सी मतलब CO और NH3। 33 का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि बी और सी। एक तो और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपको मिलेगा ना, कि जिसमें एक ऑप्शन रहेगा बी और सी मिला हुआ या ए और सी दोनों, तो उसमें उसी को दीजिएगा जिसमें वो रहेगा कि ए और सी दोनों। ओके, इसमें ज़्यादातर ये सब सही होता है। और ऑक्जीन क्या है? एक हार्मोन, वसा, इंजाइम या कार्बोहाइड्रेट? ऑक्जीन, ऑक्सीजन नंबर 34, इसका राइट आंसर है ए, यानी हार्मोन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 35 का। एक नर हार्मोन, ऑब्जेक्टिव देखिए, 4 ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना आंसर दे सकते हैं। अपना आंसर आप बता सकते हैं। नंबर 35 एड्रीनालिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। इसका जो राइट आंसर है वही डी नंबर है। डी नंबर ही इसका सही जवाब है। नाम याद रखिएगा, एक नर का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नंबर 36 की बात करते हैं। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि, जरा सा हम इसको पॉज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल अप। नंबर 36, इसका जो राइट आंसर है डी नंबर, यानी इनमें से सभी। इस तरह के सवालों में भी आपको अक्सर लास्ट वाला ही सही मिलेगा, जिसमें 3 होगा और साथ में
रहेगा कि इनमें से सभी, यानी विखंडन, इसकी बात अगर करें, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है, इसीलिए तीनों को एक साथ बताया गया है, इनमें से सभी पराग कोश में होते हैं। वाहिदल, अंडाशय, अंडप या परागकण 37, ये सब बायोलॉजी से है। 37 की बात अगर करें, इसका डी नंबर राइट आंसर है, यानी परागकण। याद रहेगा डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में, जीव जड़ों में, तंत्रिका में या मस्तिष्क में। आनुवांशिक गुणों का संदेश ज़्यादातर आपको डीएनए अणुओं में सब चीज़ मिलेगा। 38 का जो राइट आंसर है वो ए नंबर बिल्कुल सही है। ओके, आंसर में आपको कोई खराबी नहीं मिलेगा, अगर ऐसा आए तो आपको छोड़ना नहीं है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? अरस्तु, गेरेंगर जॉन मेंडल, रारवर हुक, इनमें से कोई नहीं। यह डाउट है। 39 को पढ़िए, आप पढ़े होंगे किताब में ज़रूर 39 के बारे में। इसका बी नंबर जो जॉन मेंडल है, गरेंगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इसका, जॉन मेंडल आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा। यह आनुवंशिकता का पिता इसी को कहा जाता है, यानी 39 का बी। 40 को पढ़िए आप। हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, तना में, पत्तियों एवं तना दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ आपको उलझा के रखा है, पत्ती तना, 80 में पत्ती तना दोनों है। दरअसल हाइड्रीला पौधों में रंध्र जो पाए जाते हैं ये पत्ती तना दोनों में नहीं पाया जाता है। ओके, हाइड्रीला पौधों में इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। इस तरह आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 40 छोड़ देना है। वो रहा सवाल, वो 40 आपका कहीं से भी हो सकता है, आखिरी 10 भी हो सकता है, आपको जो याद हो। आपको 80 में से 40 देना है, और ये भी याद रखिएगा कि 40, उसी 40 के चक्कर में आपको पूरा टाइम खत्म नहीं करना है, नहीं तो 80 सवाल में उलझ जाइएगा, टाइम में पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ देखिए, इस तरह आपका खंड 2 आएगा उसके बाद, ठीक है, जिसमें कुछ लघु उत्तरीय मिलेंगे, यानी कि जिसमें आपको 2-2 नंबर करके मिलेगा, उसको कुछ दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे। तो मैं कुछ सवाल आपको आपके नज़र से होते हुए ले जाता हूँ, बस आप ध्यान में रखिए। और इसका अगर आपके पास नोट्स है या किताब में है, किताब है आपके साथ, गेस्ट पेपर है, आप उसको इस सबका जवाब बारी बारी से पढ़ते रहिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? पढ़ा तो जरूर होगा आपने, बस मैं आपको, मेरा मकसद आपको सवाल दिखाना, सब सवाल टारगेट में है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? ठीक है, इतना लंबा टाइम नहीं हम लोग के पास कि 2 घंटा का वीडियो बना के सबका आंसर आपको बताया जाए। सवाल मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग तैयारी किए ही हैं, सब जवाब आपके पास होगा ही। बहुत सारा जवाब होने के कारण बच्चे को समझ में नहीं आता है कौन तो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट हमको लगता है नसरियान अकादमी की तरफ से, वो आपके सामने मौजूद है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में 2 अंतर लिखिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? ओके, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर ये सवाल मिलेगा कि उदाहरण देकर समझाइए। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? समावयवता क्या है, जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं? सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड को परिभाषित करें। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन से मापदंड अपनाया था? ये सब केमिस्ट्री का है। यहाँ बायोलॉजी से कुछ सवाल है। और स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? पाचक इंजाइमों का क्या कार्य है? पादप हार्मोन क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? अंडा अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखें और इसका कार्य बताएं। जीवाश्म किसे कहते हैं या क्या है? यहाँ दीर्घ सवाल जो आपको थोड़ा लंबा कर लिखना है। इसमें जो सवाल जो हाईलाइट है ज़्यादा, ओम का नियम क्या है? इसकी जांच के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें।
या जो दीर्घ वाला सवाल होगा ना उसके उसमें आपको ऑप्शन भी रहेगा, 2 सवाल रहेगा, दोनों में से आपको एक देना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जस्सा के मुख्य अयस्क का नाम लिखें। जस्सा का उनके वय अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। साबुन और अर्पणजक में 5 अंतर लिखिए। श्वसन क्या है? मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। और फूलों में निषेचन की प्रक्रिया को नामांकित चित्र द्वारा लिखें। फूलों में निषेचन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये भी बायोलॉजी का ही है, ठीक है। और ख़ास करके लेडीज़ लोगों के लिए तो ये सवाल जो है ज़्यादा आसान होना चाहिए। फूलों का एक पौधा बनाते हुए वो आराम से आंसर दे सकता है। तो ये है मेरे हम नर्सरी कोचिंग सेंटर की तरफ से। और बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। कल आपका फाइनल परीक्षा है, फाइनल का फाइनल। और इसके बाद आपको 1-1.5 महीना का वेट करना है। ओके, फिर चैनल आपके लिए लाइव रिजल्ट का प्रोग्राम रखेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि इन आखिरी लम्हों में वो भी इन सवालों को नज़दीक से देख सके। सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर को आप लोग लिख भी सकते हैं, और लिखने का दरकार भी नहीं है। 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार रात को अगर आपको मिल जाए, और एक बार सुबह में, एक बार एग्जाम से पहले, क्योंकि आपका एग्जाम किसी का फर्स्ट सीटिंग, किसी का सेकंड सीटिंग, दोनों सीटिंग के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। दी मॉडल सेट आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सीटिंग ऑफ साइंस एग्जाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।